Hello everyone, this is Asutosh. I welcome you all to today's Sainik classes. In this class, I am going to discuss the most important chapter which is number system. And in this class, in this session, I will discuss some important mathematics questions related to upcoming your entrance examination. तो आज की क्लास में हम लोग गणित का कुछ ऐसा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जो कि संख्या पद्धति से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, जैसा कि यह लेक्चर जो है यह लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं जो कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से है, जो कि संख्या पद्धति हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यह चैप्टर दिया हुआ है, इंक्लूडेड है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही आसान होता है। तो जैसे कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय के, मिलिट्री स्कूल के, आरआईएमसी के, ठीक है, और बहुत सारे विद्या ज्ञान स्कूल जो है उसमें भी पूछा जाता है। तो यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट विथ द ट्रिक। हम लोग ट्रिक के साथ पॉइंट्स पे सिर्फ पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा फालतू का बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट का बात करेंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है बढ़िया है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के परिवार का एक हिस्सा बने और इसका लाभ उठाएं। एक बात और, जब आपको भी सफलता प्राप्त करनी है तो साथ साथ मेरे साथ बने रहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और क्वेश्चंस को लगाने का प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले जब आप इस लेक्चर को देखें तो अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर बैठें। जब क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए तो सबसे पहले आप वीडियोस को पॉज करिए। वीडियोस को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करें, यदि ना आए तो फिर से रिज्यूम करिए, फिर से देखिए। ठीक है, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। एक और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या करिए, 1 से 100 तक की पूछ रहा है, बीच में कितनी ऐसी नंबर होंगी जो कि 7 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो डिविजिबल देखिए कैसे, इसको ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे। ट्रिक यह है, देखिए 100 में 7 से भाग दीजिए, ये 100 रहा आपका, इसमें 7 से भाग दीजिए। जितना परसेंट जाएगा, जितना भागफल जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो जैसे मैं भाग लेकर जाता हूँ, भाग देता हूँ इसमें 100 में 7 का, तो 7 1 जा 7, 1 टाइम्स गया, यहाँ पर बचा रिमाइंडर 3, ये 1 लिखा हमने। ठीक है, अब उसके बाद मैंने 0 को उतार लेता हूँ, तो 28, ये यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम्स गया, 14 हुआ। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 14, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 0 3 4 7 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ है, उन नंबरों का प्रयोग करके आपको एक बड़ी संख्या बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक छोटी संख्या बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अंतर निकालना है, मीन्स घटाना है। जो घटाने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वही आंसर होगा। तो चलिए मैं इसको करता हूँ। तो बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। बड़ी संख्या देखिए कौन कौन सा नंबर प्रयोग करना है, 0
3, 4, 7, 9 और 5, इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके हमें बड़ी संख्या बनाना है और छोटी संख्या। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या बन सकती है? 9, 7, 5, 4, 3, 0। ठीक है। और छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी संख्या, इसको भी लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो छोटी संख्या बनेगी 3, 0, 3, 0, 4, 5, 7, 9। उसके बाद मैं क्या बताऊँ आपको? अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो क्या करिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ से एक रिमाइंडर लेते हैं तो होगा यहाँ पर 10, यानी कि कैरी लेते हैं, रिमाइंडर नहीं लेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ से जब कैरी लेंगे तो यहाँ पर 1 कैरी लेते हैं तो यहाँ पर आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारा 1, यहाँ पर बचा क्या? 12। तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 5। तो हम 5 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बचा 3, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर बचा आपका 7 और यहाँ बचा 6, 670851, 670851, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। बच्चे लोग घबराए ना, क्वेश्चंस हल्का ही हल्का पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब संख्या 29789 का निकटतम 1000 तक का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है 29,789 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड में भी बताया था इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं देखा है, सबसे पहले वो देखने का प्रयास करें, तभी भी आप अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक काम बनने वाला है नहीं। यदि बेस आपको मजबूत करना है तो लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें संख्या पद्धति का, तभी आप लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं। वैसे भी मैं सिखाने का प्रयास इस लेक्चर में भी करूंगा। तो मैं फिर से बताता हूँ सन्निकट मान कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है 29789, इसका हमको वैल्यू निकालना है 1000 तक का, 1000 तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि 1000 तक का, 1000 तक का इसका सन्निकट मान निकालना है। तो सबसे पहले आप 1000 को लिख लीजिए। 1000 में कितने जीरो होते हैं ये देख लेते हैं। 1000 में कितना जीरो होगा? तो 1000 में कितने जीरो हुए? 3 जीरो हुआ। 1000 में कितने जीरो हुए? 3 जीरो। तो सबसे पहले आपको माइंड में यह बनाना है कि हमको 3 जीरो बनाना है। यहाँ पर इतने में 3 जीरो बनाना है, इतने को हटा देना है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब उसके बाद एक कंसेप्ट और लगेगा, क्या? देखिए, जो तीसरा जीरो है यहाँ से देखते हैं, ये फर्स्ट जीरो, ये सेकेंड जीरो, ये थर्ड जीरो। तो थर्ड जीरो को गौर करिए, थर्ड जीरो को गौर करेंगे तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है? जब कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो उसकी अगली संख्या में एक जोड़ देंगे। तो अगली संख्या में एक जोड़ देंगे तो हमारे पास जो लास्ट वाली संख्या है, ये देखिए, ये क्या, ये 5 6, क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल, ये 5 से बड़ा है।
तो 5 से बड़ा होने का मतलब इसकी अगली संख्या में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 9 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 9 है। तो ये रहेगा 0 और ये बन जाएगा 3, यानी कि ये तो ऑलरेडी 0 0 हो चुके हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 0 0 0 0। ये इतना हमारा ऑप्शन में रहेगा। देखिए ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है, यहाँ पे 4 हो गया है, यहाँ पर 3 है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके। उसी तरह इसमें भी है, हिंदी वाले में भी। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ऑप्शन आपको दिख रहा है एकदम क्लियरिटी के साथ। तो देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 30,000। ठीक है, 30,000 यही आपका आंसर हुआ। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 12, 20 और 24 एक एक सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि जो भी नंबर जिसमें सिचुएटेड रहेगा वो सभी में सिचुएटेड होना चाहिए, यानी कि सभी में वो नंबर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20 का फैक्टर में जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं तो 20 में 5 है तो 25 में भी 5 आना चाहिए, तभी उसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 5 दोनों में से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है 12, 20, 24, 12, 20, 24। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉमन फैक्टर यानी कि पहले फैक्टर करते हैं तब उसके बाद कॉमन फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे कैसे देखते हैं। गुणनखंड 12 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 बार में जाएगा, फिर ये बचा 3, ये 1 और ये इस तरह लिख लेते हैं। तो इसको पहले छोटे से लिखने का प्रयास करते हैं, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। उसी प्रकार 20 को भी कर लेते हैं, 20 का भी। ठीक है, तो ये बचा 10, ये रहा 5 और ये आपका बचा 1। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं क्या, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ठीक है, नेक्स्ट 24 का भी करते हैं। तो 24 का करेंगे तो ये 12 हुआ, ये रहा 6, ये रहा 3 एंड ये 3 से कट गया 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जिसमें तीनों में समान दिखाई दे रहा हो उसी को हम लोग कॉमन बोलेंगे। देखिए 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यहाँ तक हमें कॉमन दिख रहा है, तीनों में हमें इतना कॉमन दिख रहा है, तो इसी को हम लोग एक बार लिखेंगे। तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 करेंगे, 2 दूनी 4। तो यही हमारा आंसर रहा, ऑप्शन सेकेंड सही रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर रहा 15। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो सब देखिए, सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 4 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9 को 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4। यदि आपसे बोल देता 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी या 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 5 बार 9 लिख दीजिए, वही सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की। ठीक है, अब देखिए, अब 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए,
घटाने पे जो आपको आंसर मिलेगा यही आपकी 4 अंकों में इतनी कुल संख्याएं मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही रहा? तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 24, 25 एवं 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्तकों की संख्या अधिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स अमोंग 24, 25 एंड 29। देखिए रिफैक्टरीज लिखा है लेकिन यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पर फैक्टर्स होगा। ठीक है, फैक्टर्स मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको भी फैक्टर उसी तरह करना है। अब देखिए, मतलब फैक्टर्स का मतलब मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर है क्वेश्चंस में मल्टीपल, इसको मल्टीपल लिख लेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, मल्टीपल जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 9, 10 लिख लेता हूँ 10। ये मैं 10 लिखा हूँ, 10 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल है। तो ये आपका मल्टीपल कहलाएगा, यानी कि यह आपका अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 24, 25, 29 का भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो चलिए 24 का भी लिखते हैं। 24 का अपवर्तक क्या होगा? 24 का अपवर्तक 24 का अपवर्तक हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से कटेगा और किससे कटेगा? 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कट जाएगा। उसी प्रकार 25 का करते हैं। 25 का अपवर्तक क्या होगा? 25 तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। उसी प्रकार 29 को देख लेते हैं। 29 किससे कटेगा? 29 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, नंबर को देखते देखते मालूम कर लीजिए कौन सा नंबर क्या है। ठीक है चलिए, तो 29 किससे कटेगा? एक तो सिर्फ यह 1 से डिविजिबल होगा और 29 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है सब इसमें फैक्ट यानी कि अपवर्तक किसके सबसे ज़्यादा है? तो 24 का सबसे ज़्यादा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, यानी कि इसके टोटल कितने अपवर्तक हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 अपवर्तक हो रहे हैं। इसमें देखें तो इसमें 3 हो रहे हैं और इसमें 2 हो रहे हैं, तो किसके अपवर्तक सबसे ज़्यादा हैं? 24 वाले के अपवर्तक सबसे ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है? तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक यह बताया था कि देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणते भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको संख्या भी दिया हुआ है, भागफल दिया है, कितना भागफल कितना दिया हुआ है आपको? 15 दिया है, और शेषफल कितना दिया है? 5 दिया है, और भाजक कितना दिया है? 15 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। ठीक है, भाज्य, देखिए इसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। ठीक है,
इसे भाज्य बोलेंगे, इसको भागफल बोलते हैं। भागफल, नीचे वाले को शेषफल, ठीक है, शेषफल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जब आप लोग इस फार्मूलों को याद किए रहेंगे तो आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछ दे आपसे, भाज्य पूछे तो भाज्य निकाल सकते हैं, भाजक पूछे तो आप भाजक निकाल सकते हैं, किसी चीज का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तो भाज्य हमको निकालना है। तो चलिए भाज्य बराबर करते हैं, 15 भाजक दिया है गुणे 15 भागफल दिया है और शेषफल कितना दिया है, 5 दिया है। तो जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 होगा और 225 में 5 को जोड़ देंगे तो 230 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 230 सही रहा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा असत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी ऋण आत्मक संख्या -1 है, पाई एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखकर किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, इसकी चर्चा आप लोग कक्षा 9 में विशेष तौर पे पाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर बट 22/7 इज इरेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, ऐसा होता है, पाई का मान 22/7 होता है। मैं लिख देता हूं, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो यह परिमेय संख्या क्या है, यह नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में यह दिया है कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं, जिससे आप लोग ट्रिक समझें या फार्मूला समझें, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं फार्मूला लिखता हूं और अपने कॉपी पर भी आप लोग लिखने का प्रयास करिए और साथ साथ सैनिक क्लासेस के परिवार का हिस्सा बनिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे जुड़कर इस चैनल पे अपना पकड़ मजबूत बना सके। चलिए क्वेश्चंस नंबर 19 की तरफ चलते हैं। नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का मैं फार्मूला आपको बताता हूं। ठीक है, योगफल का फार्मूला होगा, मैं लिख देता हूं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, n ब्रैकेट में n+1/2, जहां n आपकी क्या है, लास्ट नंबर है, यह लास्ट नंबर है। ठीक है, लास्ट नंबर है मतलब अंतिम संख्या है, n अंतिम संख्या है। तो हमारा 1 से 20 तक में अंतिम संख्या कौन सी होगी, 20 वाली होगी। तो उसी प्रकार हम लोग वैल्यू रखते हैं।
20 धन 1/2, यानी कि 20 गुणे 21/2, यानी कि इसको जब कटाएंगे तो यानी कि 210 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहा? ऑप्शन थर्ड 210 ये सही रहा। ठीक है, ऑप्शन 210 सही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसे 2 से भाग देने पे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती है, उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग लिखने के तो लिख सकते हैं, सम संख्याओं का योगफल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जब आपको याद रहेगा तो उसको बहुत ही 10 सेकंड के अंतर्गत ही आप लोग लगा सकते हैं। तो फार्मूला क्या है मैं बता देता हूं। सम संख्याओं का योगफल वाला सम संख्या का योगफल, ठीक है, सम संख्या का योगफल का फार्मूला मैं बताता हूं। n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1, यही आपका सम संख्या का फार्मूला हो जाएगा। तो जहां पर n है यह लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर क्या है? 20/2 लिखते हैं, 20/2 + 1। ठीक है, तो 2 से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 बार, ये भी 10 हो जाएगा, और ये तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 10 ब्रैकेट में 10 + 1। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 10 1 क्या हो जाएगा? 11, यानी कि 10 गुणे 11 यानी कि 110, गुणा करेंगे तो 110, यानी कि ऑप्शन सेकेंड सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो विषम संख्याओं का योगफल का भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। विषम संख्याओं का योगफल ना, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। मान लीजिए यहाँ प्लस है, प्लस मतलब समझिएगा कि योगफल है, यानी कि n स्क्वायर करिए डायरेक्ट। तो 15 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 15 को 2 बार लिखना है, 15 गुणे 15। ठीक है, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 होगा। तो यही आपका आंसर रहेगा 225। तो ऑप्शन कौन सा सही रहा? ऑप्शन सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब 22 की तरफ। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताएं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, हमने वहां पर लगातार के टर्म में बात किया था, लेकिन यहाँ पर प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताना है, तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। क्या है? तो ट्रिक यह रहेगा, प्रथम जब बोल दें, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, n सम संख्या का योगफल, n ब्रैकेट में n + 1। ठीक है, तो n का मान कितना दिया है? 10 दिया है। 10 + 1 करिए 11 हो जाएगा। 10 गुणे 11 यानी कि 110। तो ऑप्शन कौन सा सही रहा? ऑप्शन फर्स्ट सही रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? दो संख्याओं का योग 39 है तथा उनका अंतर 15 है, तो संख्याएं बताएं। इसको भी बहुत आसानी से करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ बने हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको सिखाकर रहूंगा गणित कैसे सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस की परिस्थितियों को सॉल्व करने का मैं एक से एक ट्रिक आपको बताता रहूंगा। मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी जमकर करिए और अपनी हौसला को खोने ना दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं भाई, मैं समझाऊंगा। डरना नहीं है गणित से।
यदि तुम डरने लगे गणित से तब तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण होने के लिए तुम्हें गणित को डराना होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए, तो दो संख्याओं का योग कितना दिया है? तो दो संख्याओं का योग 39 दिया है और उनका अंतर कितना दिया है? 15 दिया है। तो हमको संख्या बताना है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 39 एंड देयर डिफरेंस इज 15. फाइंड द नंबर। ऑप्शन इज गिवन 15 एंड 24, 13 एंड 26, 12 एंड 27 एंड ऑप्शन 4 इज 20 एंड 19। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं। तो दो संख्याओं का योग मान लेते हैं। पहली संख्या, माना कि पहली संख्या यक्स है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 39 में से तो कम ही होगी, तो 39 माइनस यक्स कर लेते हैं। ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। ये आपकी दूसरी संख्या हुई, ये आपकी रही दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 15। तो दूसरी संख्या में से जब हम पहली संख्या को घटाएंगे, दूसरी संख्या आपकी कितनी है? -39 माइनस यक्स माइनस पहली संख्या कितनी दी? यक्स। जब इसको घटाएंगे दूसरी संख्या में से पहली संख्या, तो कितना आ रहा है? अंतर 15 आ रहा है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको सिर्फ यहीं पे आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 39 माइनस एक्स इक्वल टू 15, ये रहा 15, यानी कि 39 माइनस 2x, 39 माइनस 2x इक्वल टू 15। तो ये 15 को क्या करिए? लेफ्ट साइड लेते आइए, ठीक है। तो 39 माइनस 15 माइनस 2x बराबर क्या कर सकते हैं? ये 0 रख देते हैं, ठीक है। 0 रखना बेहतर होगा, हाँ बेहतर है। तो 39 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 39 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यानी कि माइनस 2x है, यानी कि 24 माइनस 2x बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला x वाला टर्म, ये वाला x वाला पद क्या करिए? 0 की साइड लेके जाइए, यानी कि RHS साइड। तो ये जो माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी कि 24 बराबर 2x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? x वाला जो टर्म है, ये वाला 2 लगा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 24/2 करेंगे, यानी कि 12, यानी कि पहला संख्या कितना आ रही है? 12 आ रही है। पहली संख्या 12 आ रही, तो दूसरी संख्या कैसे करेंगे? निकाल सकते हैं। 12 का मान इसमें रखेंगे। 12 का मान जब आप लोग इस वाले टर्म में रखेंगे इतने में, तो आपको मिलेगा क्या? घटाइए 39 में से 12, 39 में से 12 घटाएंगे, 39 में से 12 यानी कि 27, यानी कि 12 और 27, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही रहा? ऑप्शन तीसरा सही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। 24 क्या दिया है? 72 अपने 5/4 से कितना कम है? हाउ मच इज 72 लेस देन 5/4? बहुत ही आसान है, इसको भी देख लीजिए। 72 अपने का ना, तो 72 का 5/4 कितना कम है? 72 अपने से ना। तो इसको भी आसानी से करिए, देखिए। तो इसको घटाएंगे तो 4 4 1 जा 4 एंड अब क्या बचेगा? 3। तो 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 18 5 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा?
18 होगा। 90 माइनस 72 करेंगे तो 18, ऑप्शन 24 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल अभी हमने बताया कैसे इसको करेंगे। प्रथम लगातार यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं, तो इसको भी फार्मूला वही अपनाएंगे, n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, तो n कितना दिया है 50, 50 + 1/2, 50 × 51/2, यानी कि 2 का 50 में करेंगे 25 हो जाएगा। जब आप लोग इसको गुणा करेंगे यानी कि 25 × 51, तो आपका आंसर आएगा 1275। 1275, तो आपका ऑप्शन 4 सही रहा। ठीक है, तो यही आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और जो कि यह लेक्चर 5 था संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, अब यहाँ पर एंड होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रति उत्तर लिखें। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो हाँ लिखें, यस लिखें। ठीक है, और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।